नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इनसाइट में आज हम बात करेंगे पुलिस और अपराध की। उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी विकास दुबे के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल पुलिस मुठभेड़ का है, यानी एनकाउंटर का। दुबे के साथ ही 6 अपराधी 3 जुलाई से 10 जुलाई के बीच मारे गए। सवाल पुलिस और अपराधी गठजोड़ का भी है, तो अपराधियों को मिलने वाले राजनीतिक संरक्षण को लेकर भी जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। लेकिन विकास दुबे की मौत ने जाति के आधार पर अपराधियों की गोलबंदी और महिमा मंडन का सवाल भी खड़ा कर दिया है। लिहाजा पुलिस और अपराध से जुड़े इन सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिक्रम सिंह जी, आपका स्वागत है लोकसभा टीवी पर। धन्यवाद मनोज जी, नमस्कार। मैं गौरवान्वित हूं जी। बिक्रम सिंह जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हुआ है, कुख्यात अपराधी विकास दुबे का मारा जाना, एक तमाम तरह के सवाल उसने खड़े कर दिए हैं। इस मुठभेड़ की घटना को आप कैसे देखते हैं? वर्मा जी, बहुत माकूल सवाल जी। मैंने एनकाउंटर और पुलिसिंग का मेरा काफी अनुभव है जी। ऐसी मुठभेड़ ढूंढना असंभव है जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह न उठे। जी। विशेषकर ऐसी मुठभेड़ जो कि हाई प्रोफाइल हो, जो कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर हो जो स्वयं बहुत ज्यादा चर्चा में रहा हो, तो उसके बारे में तो स्वाभाविक है प्रश्न उठेंगे और उठने भी चाहिए। एक जागरूक मीडिया, एक जागरूक समाज को प्रश्न पूछने भी चाहिए कि पुलिस ने किन परिस्थितियों में उसके बारे में जो कार्रवाई की है, क्या वो विधि संगत है, क्या वो जो कार्रवाई हुई है क्या कहीं फर्जी तो नहीं है। इसके अलावा पुलिस के पास नाना प्रकार के अन्य क्या विकल्प थे। जो तमाम सवालात हैं उनके जवाब तो देने ही पड़ेंगे, इसीलिए ये सवाल उठते हैं और पुलिस को चाहिए अपनी कार्य पद्धति में पारदर्शिता ले आए। जी, लेकिन ये पारदर्शिता आएगी कैसे? क्योंकि सर, बात चाहे हैदराबाद के एनकाउंटर की मैं करूं, जिसमें 6 दिसंबर को हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने वाले 4 अभियुक्तों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया था। दिल्ली में अगर मैं आतंकवादियों के एनकाउंटर की बात करूं, उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठे थे। और देश के दूसरे भागों में भी, चाहे किसी भी राज्य में एनकाउंटर होता है, सवाल उठते हैं। आखिर ये एनकाउंटर की नौबत पुलिस के लिए क्यों आती है? क्या ऐसी कमी है? क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था में कोई कमी है? कहां हमसे चूक हो जाती है कि हम अपराधी को न्यायालय नहीं पहुंचा पाते हैं, न्यायालय के बाहर ही उसका एनकाउंटर कर देते हैं? आखिर क्यों? मनोज जी, ऐसा नहीं कि एनकाउंटर अभी से शुरू हुए हैं। एनकाउंटर बहुत पहले से होते आ रहे हैं और आजादी के पहले भी एनकाउंटर होते थे। ये नहीं कि अभी शुरू हुआ है। एनकाउंटर के बारे में हमारी दुर्भाग्य से अवधारणा यह है कि हम पकड़ के मार देते हैं। हम क्यों मार देंगे? हम कोई हत्यारे हैं? और ये आरोप लगाया जाता है कि फर्जी मुठभेड़ है। मुठभेड़ कैसे कर दी? अरे, मुठभेड़ की नहीं जाती है, मुठभेड़ हो जाती है। मुठभेड़ अकस्मात होती है, लेकिन जो क्रियाशील पुलिस बल है वहां मुठभेड़ की संभावना ज्यादा है। जो निष्क्रिय पुलिस बल है, जो थाने से और अपने दफ्तर से नहीं निकलती है, वहां मुठभेड़ की संभावना बिल्कुल नहीं है। जैसे मछली है, आप कह देंगे मछली हमारी गोद में नहीं गिरती है। जो जाल फेंकेगा वहां संभावना ज्यादा है। जो जाल ही नहीं फेंकेगा, जो निकलेगा ही नहीं घर से, वो मुठभेड़ क्या करेगा? मुठभेड़ जो होती है वो आईपीसी, इंडियन पीनल कोड की धारा 95 से धारा 106 के अंतर्गत, आत्मरक्षा की नियमावली के अंतर्गत, कि अपनी या किसी अन्य की जान बचाने में न्यूनतम बल प्रयोग करे, जिससे कि किसी की, हमारी या किसी अन्य की जान और माल सुरक्षित रहे। इस प्राविधान के अंतर्गत अधिकांश लोग इससे अनभिज्ञ हैं। वो समझते हैं कि पिस्तौल निकाली और सर पे रख के गोली मार दी। मुठभेड़ ऐसे नहीं होती है। मुठभेड़ की एक प्रक्रिया है और उसके बारे में जो मुठभेड़ समाप्त होती है, चाहे विकास दुबे हो या किसी की भी मुठभेड़ हो, उसके बाद उसकी विवेचना होती है। फाइनल रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट उसका अनुमोदन करते हैं, तब वो माना जाता है कि मुठभेड़ सही है। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है जिसमें एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जांच करता है। उसकी अखबार में विज्ञप्ति जाती है कि जिसको अपने बारे में जो कुछ भी कहना है वो आकर के अपने तथ्य प्रस्तुत कर सकता है। और तथ्य प्रस्तुत करने के बाद अगर संतोषजनक जांच होती है तो उसका उसमें कार्रवाई होती है। अन्यथा अगर शंका आती है कि ये फर्जी मुठभेड़ है तो हत्या के मुकदमे कायम हो जाते हैं। कई पुलिस अधिकारी हत्या के ऐसे मुकदमों में जेल भेजेगा और आज भी जेल में है। जी। लेकिन एक बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर मैं हैदराबाद की घटना की बात करूं या कानपुर में जो विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ उसकी बात करूं,
पब्लिक में, हालांकि सवाल बहुत हैं कि पुलिस जो इनकाउंटर करती है वो फर्जी हैं, या विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ, मैं नहीं कह सकता ये बात, लेकिन जिस तरह के सोशल मीडिया पे सवाल आए हैं। लेकिन एक पहलू इसका ये भी है कि चाहे हैदराबाद का इनकाउंटर हो या कानपुर का, पब्लिक में एक संतोष भी है कि अपराधियों को सजा जैसी करनी वैसी भरनी। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, जनता का संतोष अनप्रेडिक्टेबल होता है। जनता के संतोष पे या लोकप्रियता पे अगर काम पुलिस करेगी वो औचित्यपूर्ण नहीं है। पुलिस को केवल विधि सम्मत तरीके से, और लोकसभा टीवी और आप ऐसे प्रबुद्ध एडिटर और पत्रकार ही इसको आगे बढ़ सकते हैं। सस्ती लोकप्रियता पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम केवल विधि सम्मत कार्रवाई करना है। और विधि सम्मत कार्रवाई क्या है? जनता ठीक है, प्रसन्न होती ही वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मुठभेड़ का अगर यही सिलसिला रहा और इस तरीके से जनता के तालियों की और मुस्कुराहट की मोहताजी के ऊपर काम हुआ, तो बड़ी भयावह स्थिति उत्पन्न होगी, जो कि हमारा सभ्य समाज और कानून और संविधान से चलने वाला समाज वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके पास विकल्प दो हैं जी। आप उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। निर्भया केस के बाद 13 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और व्यवस्थाओं को बिल्कुल परिवर्तित किया गया जी। लेकिन 7 साल तब भी लगे ट्रायल में। तो लोग यही कहते हैं, निर्भया केस जो देश का सर्वाधिक हाई प्रोफाइल केस, 7 साल, और इसके अलावा हैदराबाद केस त्वरित। अब मैं आपके पास पूछता हूं, मुठभेड़ में सामान्यतया गवाह नहीं होते हैं जनता के। अमेरिका में व्यवस्था यह कि अगर इस प्रकार की कार्रवाई हो तो पुलिसकर्मी बॉडी कैमरा लेके जाते हैं। एक एक चीज, दरवाजा खटखटाने से लेकर के जो वार्तालाप होता है, जो गोली चलती है, वो बॉडी कैमराज में पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के रिकॉर्ड होते हैं। हमारे यहाँ कुछ ये प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन वो फ्लॉप शो हो गया, नहीं चली। लेकिन मैं इसका प्रबल समर्थक हूं कि बॉडी कैमरा जरूर लगाएं, जनता के गवाह को लगाएं, जिससे कि आपकी विश्वसनीयता बनी रहे। कोई ऐसा काम न करें जिससे कि ये मालूम पड़े कि केवल पुलिस अधिकारी थे। अगर आपके पास समय है तो मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहूंगा आजादी के पहले का। एक डिस्ट्रिक्ट जज थे और एक अंग्रेज एसपी थे। डिस्ट्रिक्ट जज इस तरीके से, साक्ष्य नहीं हम छोड़ते जा रहे हैं, साक्ष्य छोड़ते हैं, हम दोषियों को दोष मुक्त कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एसपी जो अंग्रेज था उसने कहा, चलिए आज जज साहब जरा हम लोग टहलने चलते हैं। दोनों मित्र थे, टहलने गए, अकेले थे डिस्ट्रिक्ट जज और एसपी साहब। कुएं के पास ले गए तो एसपी ने कहा, अगर जज साहब मैं आपको कुएं में ढकेल दूं तो क्या होगा? उनका हत्या का चार्ज लगेगा, लेकिन गवाह तो कोई है नहीं जी। तो आप क्या ये मान के चलते हैं जज साहब कि क्या हर जो अपराध होता है उसमें गवाही मिलती है? आपको परिस्थिति जन्य साक्ष्य, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मोटिव, इसके ऊपर भी मूल्यांकन करना होगा। उसी के आधार पर अपने निर्णय देने होंगे। हर जगह पब्लिक के गवाह लाना या ढूंढना संभव नहीं है। अगर शातिर दिमाग अपराधी है, शातिर दिमाग पुलिस अधिकारी है, मैं दोनों बातें कह रहा हूं, तो वो ये व्यवस्था करेगा जनता का कोई गवाह ना हो, कोई साक्ष्य ना हो। तो आपके सामने विकल्प कितने हैं? आप इसको देखिए कि वाकई हमारे कानून में तब्दीली की जरूरत है, और ऐसे मैटर्स में फास्ट ट्रैक कोर्ट में आप डालें और ये सुनिश्चित करें कि 30 दिन के अंदर सजा हो जाए जी। क्या सर आपको लगता है ये मुमकिन है कि अगर विकास दुबे की ही मैं बात करूं तो विकास दुबे ने वहां कानपुर के ही एक थाने में एक राज्य मंत्री प्राप्त दर्जा व्यक्ति की हत्या कर दी थी, और पुलिस, पूरा पुलिस महकमा, मैं कहूं जो भी थाने में लोग थे सब मुकर गए, और विकास दुबे खुला घूमता रहा। इतने साल से पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? यह भी एक सवाल लोगों के मन में उभरता है। मनोज जी, आपके सवाल के 2 प्रश्न, पहला विकास दुबे और यक्ष प्रश्न की थाने के बाद जो 17 पुलिस के गवाह थे पक्षद्रोह यानी हॉस्टाइल क्यों हो गए? जी, अकस्मात तो नहीं कि पुलिस वालों को मालूम है कि पक्षद्रोह होगा तो नौकरी जा सकती है। मैं इसके आगे कहता हूं जी, किसी एक पुलिसकर्मी जो कि हॉस्टाइल हुआ, पक्षद्रोह हुआ, उसकी नौकरी गई। निष्कर्ष बिल्कुल सामने है। प्रशासनिक दबाव के आगे सबने अपने अपने शपथ पत्र, एफिडेविट लगा दिए, क्योंकि जब उसका एसएसपी, उसका डीआईजी, उसका आईजी और वो अपने राजनेताओं के आदेश पर अगर शपथ पत्र लगाएंगे तो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल क्या करेगा? मैं उनको दोष नहीं देता। मैं उम्मीद करता था कि जो वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के हैं वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि सारे हमारे पुलिसकर्मी पक्षद्रोह हो जाएं और इस प्रकार के जघन्य हत्याकांड को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त किया जाएगा। ये एक ट्रेजेडी है। लेकिन दूसरा पक्ष आप आइए, निर्भया केस जी, जो विकास दुबे से करोड़ गुना ज्यादा महत्वपूर्ण था। हमारे देश की समाचार पत्रों की सारी पूरी ताकत लगने के बाद डेट पे डेट 7 साल लग गए उसको। एक तरफ आप निर्भया केसेस को कंपेयर कीजिए और आप दोनों में आप देखेंगे कि हमारी जो न्यायपालिका, ये न्याय व्यवस्था है, वो भी 1861 में, और उसके बाद उसमें शायद हमको राहत नहीं मिली। करोड़ों केसेस पेंडिंग है आज।
और अगर इसी रफ्तार से हम करेंगे तो 150 साल लगेंगे इन सारे वादों के निस्तारण में। ये बड़ी एक बहुत ही विचित्र सी स्थिति है। और इसको भी मैं कहूंगा कि जब आपको मालूम है कि 150 साल लगेंगे, मेरे जो सिविल मुकदमे हैं वो मेरे दादाजी के जमाने से चले आ रहे हैं, मेरे जीवन काल निकल गया, वो हमें नहीं लगता है कि वो जल्दी सुलझने वाले हैं। इस पेंडेंसी में और इस तरीके की पेंडेंसी के बाद मैं समझता हूं कि जनता का एक उग्र होना, व्यग्र होना, उद्वेलित होना बिल्कुल स्वाभाविक है। यह शासन प्रशासन और आप ऐसे प्रबुद्ध पत्रकारों को सोचना है आखिर इसका विकल्प क्या है। क्या आप ये नहीं कर सकते हैं कि कम से कम 10% केसेस को, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक जो मैं कर चुका हूं, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के कर दे। ये जीरो बजट का काम है, इसमें कोई सरकार का पैसा नहीं लगेगा। बस 10% केस जो मैं चिन्हित करूं उसको आप फास्ट ट्रैक में डाल दें, 30 दिन के अंदर हमें फैसला दे दें, बस। जी सर, आप इतने अनुभवी पुलिस अफसर उत्तर प्रदेश के रहे, आपने तमाम हाई प्रोफाइल केसेस को भी डील किया। क्या अपराधियों को संरक्षण देने में, एक तो पुलिस अपराधी साठ गांठ की बात सामने आती है कि पुलिस के कुछ अधिकारी, पुलिस महकमे के ही कुछ लोग मिले होते हैं। विकास दुबे ने इस बात को साबित भी किया है कि जिस तरह से मुखबरी हुई, पुलिस के 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और एक पुलिस के कर्मी को पुलिस ने जासूसी के उसमें, मुखबरी के उसमें पकड़ा भी है। दूसरी तरफ सत्ता का संरक्षण, दलों का संरक्षण और अपराधियों का नेता बन जाना, इसे आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, मैं इसको 3 चरण में आपका उत्तर दूंगा। जी। पहला चरण है कि जो संलिप्तता है या पुलिस की तरफ से सहयोग है वो बहुत छोटे लेवल का होता है। नाजायज ट्रक चलाना, नाजायज बस चलाना, कच्ची शराब खींचना, यह चौकी और थाने लेवल का होता है। जी। जुआड़ खाने चलाना मादक पदार्थ का, यह डिप्टी एसपी लेवल का भ्रष्टाचार है। ये मान के चलिए कि अगर 50-60 हजार तक का ये रिश्वत का मामला है तो ये थाने तक सीमित रहेगा। लाख 1.5 लाख से ऊपर का है तो ये डिप्टी एसपी स्तर का है। अगर 10 लाख से ऊपर का अगर रिश्वत का मामला है तो मान के चलिए कि जिले का कप्तान भी उसमें शामिल है। और इससे ऊपर का है तो राजनीतिक संरक्षण के बिना वो अपराध चल नहीं सकता है। उसके बाद आप देखें विकास दुबे के केस में, क्योंकि लोगों की मेमोरी में, याददाश्त में ताजा है जी, ये कहा जाता था कि विकास दुबे की जेब में 35,000 वोट है और किसी भी एमएलए और स्थानीय एमपी के इलेक्शन में 35,000 वोट निर्णायक होते हैं। इसलिए राजनीतिक दल समस्त बड़ी बेकरारी से उसके कदमों में जाकर के चर्चापन करते थे, क्योंकि किसी भी निर्वाचन में विकास दुबे का बड़ा महत्वपूर्ण और निर्णायक योगदान रहता था जी। इन परिस्थितियों में जब राजनीतिक संरक्षण हो कि एक सीट ज्यादा जरूरी है या कानून व्यवस्था ज्यादा जरूरी है, एक सीट लोकसभा की, ये विधानसभा की, ये 2 विधानसभा की, 3 विधानसभा की ज्यादा जरूरी है लोक व्यवस्था। लेकिन हमने अपनी जरूरतों को और अपनी तथाकथित विजय को लेकर के विकास दुबे ऐसे रावण को, राक्षस को हमने महिमा मंडित किया। अंततोगत्वा समाज हारा, कानपुर हारा, कानपुर की जनता हारी, विकास दुबे विजेता हुआ। और इसके पीछे बस सबकी जिम्मेदारी। और आपको मैं फिर कह दूं जी, कानपुर पुलिस के जो जिम्मेदारी थी, अगर किसी ने मुखबिरी की थी तो आपने अभी उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया है। ये विभाग कुर्बानी मांग रहा है। जिन जिन लोगों से उसके टच में थे या दिन में 10-10 बार बात करते थे, ये अननेचुरल है। अपने माता पिता से साल में 1 बार और विकास दुबे से दिन में 25 बार। इन लोगों को अनुच्छेद 311 संविधान में पहले डिसमिस करें, उनके ऊपर मुकदमा दायर करें और मुकदमा करके उनको जेल भेजें पहले, तब मालूम पड़ेगा। लोग कहते हैं कि 1857 में अंग्रेजों ने वो कार्रवाई की, लोग आज याद करते हैं। कम से कम विकास दुबे को लेकर के जो दुष्परिणाम सामने आए, ऐसी कार्रवाई कर दीजिए कि 50 साल तक वो दुस्साहस न करे अपराधियों के टुकड़ों पे जाने के लिए। जी डॉक्टर विक्रम सिंह जी, इस पूरे मामले में, विकास दुबे के मामले में, हालांकि जाति के आधार पर अपराधियों का महिमा मंडन ये पहले भी होता रहा है, लेकिन विकास दुबे के मामले में जिस तरह से ब्राह्मणवाद का मुद्दा कुछ लोगों ने उठाया, कुछ दलों के नेताओं ने भी अप्रत्यक्ष रूप से उसको हवा देने की कोशिश की, जाति के आधार पर अपराधियों की गोलबंदी और महिमा मंडन, इस सवाल को आप कैसे देखते हैं? इस पहलू को कैसे देखते हैं आप? मनोज जी, थोड़ा पीछे चले जी। जाति हम क्यों ज्यादा करते हैं? जात इसलिए करते हैं क्योंकि वोट की तुष्टीकरण की राजनीति जिसने हमारे समाज को बांट दिया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अनुसूचित जाति, मुसलमान, ऊपर नीचे, इन सब में वर्गीकृत कर दिया है। मुझे जिंदगी में किसी ने जाति सूचक शब्दों से संबोधित नहीं किया जी। 2006 में पहली बार किसी ने मुझे पत्र भेजा, ठाकुर विक्रम सिंह जी। मैंने उनसे फोन उठा के पूछा, ये बताइए ये क्या अनिवार्यता है? उनका साहब हम अपना महासंघ बना रहे हैं, तो आपको, अगर आप ठाकुर हैं, हमने कहा आज के सभ्य समाज में अगर जाति सूचक शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं वैसे भी गैर कानूनी है,
लेकिन हमारी जो वोट की राजनीति है, सबसे पहले कोई हमारे यहां अगर निर्वाचन लड़ता है तो पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रोफाइलिंग करता है, कितने ब्राह्मण, कितने ठाकुर, कितने वैश्य, कितने अन्य, कितने मुस्लिम, और उसके आधार पर वो अपनी तुष्टीकरण की नीति शुरू करता है। और तुष्टीकरण की नीति में अगर ब्राह्मण बाहुल है तो उसके हिसाब से चलेगा, ठाकुर ब्राह्मण बाहुल्य है तो ठाकुरों का वो उस तरीके से महिमा मंडित करेगा। यह अत्यंत अशुभ संकेत है हमारे लोकतंत्र के लिए। भले ही सीट जीत जाएं, लेकिन आप हारे हुए हैं, आपकी पार्टी हारी हुई है जो जातीयता के ऊपर काम करती है। जी लेकिन विकास दुबे का जो मामला है वो तो एक उदाहरण है। अगर मैं बात दूसरे कुछ केसेस की करूं, जैसे दिल्ली में इनकाउंटर कुछ समय पहले हुआ था और उसमें आतंकवादी मारे गए थे, बाटला इनकाउंटर केस आपने सुना होगा, उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठे थे। एक पुलिसकर्मी शहीद हो जाता है, लेकिन बहस इस बात पे होती है कि मुठभेड़ में अपराधी आतंकवादी पुलिस ने फर्जी तरीके से मार दिया। पुलिस की जो शहादत है, पुलिस का जो बलिदान होता है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि मैंने देखा इस पूरे विकास दुबे केस में कि अंततः यह हुआ कि विकास दुबे कैसे मारा गया, इस पे बहस ज्यादा हुई। विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मी शहीद कर दिए, इस पे चर्चा पीछे छूट गई। इसको आप कैसे देख रहे हैं? वर्मा जी, मैं इसको व्यक्तिगत अपने ऊपर ले रहा हूं, इसलिए अगर मैं कोई असंयत बात कोशिश करूंगा, मैं न कहो कि न हो, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जी, राजनीतिक मित्रों का यह काम है कि वो ऐसी बातें करें जिससे उनको लाभ मिले। जी, वो कभी औचित्यपूर्ण बातें नहीं करते हैं। आपने बाटला हाउस एनकाउंटर की बात की। जी, स्वर्गीय इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की शहादत को सलाम करते हुए, बावजूद इसके कि डेंगू से पीड़ित थे, जी, वो अपनी ड्यूटी पे गए, गोली खाई और सब कुछ बिल्कुल पारदर्शी था, सारी दुनिया देख रही थी। लेकिन हमारी ओछी राजनीति, सस्ती राजनीति, वोट की राजनीति ने, तुष्टीकरण की राजनीति ने मोहन चंद शर्मा की शहादत में प्रश्न चिन्ह लगाए, उसको फर्जी कहा। जो भागे हुए थे, संजरपुर आजमगढ़ में तीर्थ स्थल बन गया, लोगों की जाने की एक परंपरा बन गई कि संजरपुर के जहां उग्रवादी थे, बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ। यह तुष्टीकरण देश के लिए, समाज के लिए उचित नहीं है। बदमाश है, उसका स्थान वही है जिसके लिए कानून ने उसकी व्यवस्था की है। और आप ये देख ले, वर्तमान विकास दुबे के केस में जी, 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, उनके लिए रोने वाला सिवाय हम लोगों के, आपके, उनके परिवार वाला कोई नहीं है। लेकिन विकास दुबे के लिए मोमबत्ती गिरोह और आर्म चेयर एक्टिविस्ट घूम रहे हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ? अरे क्यों नहीं हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट में आज मामला है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट सीबीआई इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दे, हो सकता है कि मतलब और कोई जांच एसआईटी यूपी ने बना दी, कोई होगी तो पुलिस वाला तो जेल जाएगा ही अगर उसने कोई गलती की है। लेकिन आपने उनकी शहादत को हल्का कर दिया। अगर विकास दुबे के एनकाउंटर पे आपने अविश्वास के साथ शुरू की, हर एनकाउंटर के उपरांत कुछ एक ऐसे निहित स्वार्थ हैं जिन्होंने शुरुआत ही करते हैं अविश्वास से और अनर्गल प्रलाप करते हैं। मोहन चंद शर्मा का तो एक एनकाउंटर था। मैं उत्तर प्रदेश का इतिहास बताता हूं। एक उग्रवादी था, लू खाकर के बाराबंकी कोर्ट में मर गया। मैं ऋषिकेश में लेक्चर देने गया हूं, वहां मेरे खिलाफ 302 का हत्या का मुकदमा मेरे खिलाफ, पूर्व डीजीपी, सर्विंग डीजीपी ब्रिजलाल, एसटीएफ के 42 बहादुर कर्मचारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा, क्योंकि वो लू खा के मर गया। लेकिन जो बेकरारी थी तत्कालीन शासन प्रशासन में कि तुरंत एफआईआर लिख दो मर्डर का इन दोनों के खिलाफ और एसटीएफ के खिलाफ, इससे ज्यादा अंधेर मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। बहरहाल वो तो हाईकोर्ट ने जब डांट लगाई तत्कालीन शासन को कि आप ऐसा करें कि इनको, आप इनके केस वापस न लें, आप इनको पद्मश्री के लिए भी नामित कर दें। तो ये जब बेकरारी है, अपराधियों को जातिगत आधार पर उनका सहयोग, समर्थन और उनकी आरती, तो आप खुद समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है और हम कितना उसका योगदान कर सकते हैं। जी, डॉक्टर विक्रम सिंह जी, पुलिस अपना काम करती है, कोर्ट में मामला जाता है, कई साल मामला चलता है, सरकार के अपने दावे, अपने वायदे होते हैं, वो अपराध मुक्त शासन देना चाहती हैं, लेकिन जब पुलिस कार्रवाई करती है तब पुलिस के ऊपर सवाल उठ जाते हैं। ऐसे में रास्ता क्या है? न्यायपालिका में केस जाएगा, उसमें टाइम लगेगा, पुलिस पे सरकार का दबाव आएगा, जनता का दबाव आएगा, आखिर क्या करें? पुलिस सुधार की बात कई बार होती है, लेकिन ये पूरा काम क्यों नहीं हो पा रहा है? पुलिस सुधार, देखिए, व्यवस्था 1996 में आदरणीय प्रकाश सिंह साहब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। 2006 में व्यवस्था है 6 बिंदुओं के ऊपर। आज 2006 का 2020 हो गया। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सरकार, यहां तक कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मैं क्या करूं अगर सरकारें हमारे साथ समन्वय और हमारे आदेश के अनुपालन में ढिलाई बरत रहे हैं। यह भारत का सर्विंग चीफ जस्टिस है। और जब हम बात करते हैं अनौपचारिक, तो हमारे मित्र ये कहते हैं
ये विक्रम सिंह जी जिस दिन पुलिस सुधर जाएगी तो हम राजनीति करना बंद कर देंगे, कोई और धंधा शुरू कर देंगे, क्योंकि ये अव्यवस्थित, एक प्राचीन और एक लचर पुलिस बल हमारी राजनीति की संग बुनियाद है, आधारशिला है। पुलिस सुधर गई तो हमारी राजनीति कैसे होगी? फिर हम कैसे अपने मुखालिफों को बंद करवाएंगे? फिर कैसे हम उनके खिलाफ एफआईआर दिखाएंगे? फिर कैसे हम बूथ कैप्चरिंग करवाएंगे? आपका जो प्रश्न है, पहले राजनीति में सुधार और शुचिता आए तब पुलिस सुधार, वरना पुलिस सुधार आने वाला, अभी तो 15 ही साल बीते हैं ना, अभी 50 साल और बीतेंगे अगर यही हाल रहे, पुलिस सुधार आने वाला नहीं है। जी, रास्ता क्या है ऐसे में? रास्ता यह है कि मैं बताता हूं कि अगर आप गंभीर हैं तो जो चोटी के अपराधी, जो मेरा प्रयोग था जीरो बजट, चीफ जस्टिस से बात कीजिए, हम चाहते हैं ये 200 केस 1 महीने में डिसाइड हो जाएं। तो हमारे चीफ जस्टिस ने हमारे ऊपर आशीर्वाद दिया और वो डिसाइड हो गए और सबको सजा हो गई, किसी को आजीवन, किसी को कुछ, किसी को कुछ, कड़ी सजा। आपने इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन ए मैंने बताया फास्ट, सेक्शन बी में कर लीजिए प्रिवेंटिव डिटेंशन। आपके पास यूपी गैंगस्टर्स एक्ट है, आपके पास यूएपीए है जिसमें चल अचल संपत्ति आप कुर्क कर सकते हैं। आप इतना ही कर दीजिए, जो आपके हाथ में, कोई क्रांतिकारी का मत कीजिए, आप इसी के ऊपर चल अचल संपत्ति बेनामी कर दीजिए, सरकार माला माल हो जाएगी और ये दरिद्र हो जाएंगे, इतना ही कर दीजिए। तीसरा, प्रिवेंटिव डिटेंशन पे आ जाइए। प्रिवेंटिव डिटेंशन में यह है कि आपने एनएसए में बंद कर दिया, आपने यूएपीए में बंद कर दिया, आपने यूपी गैंगस्टर्स में, तो साल 2 साल की आपको छुट्टी मिल गई। इसके अलावा आप आइए, जो नेक्स्ट कैटेगरी है सी कैटेगरी, गुंडा एक्ट में निष्कासन करा दीजिए। निष्कासन कराने में उसकी जो बेइज्जती होती है, ढोल बजता है, नगाड़े बजते हैं, और उसके बाद जो मुनादी होती है, एक बाहुबली के नगाड़े बज जाए, सुनो सुनो सुनो, कहा है भाई एबीसीडी, उनकी संपत्ति, उनको जिला बदर कर दिया है, तड़ी पार कर दिया है, उतना ही करा दीजिए। कुछ तो शुरुआत कीजिए। मालूम तो पड़े कि तलवार म्यान से बाहर आई है, अभी तो तलवार म्यान के अंदर ही है और उसके ऊपर टाट कपड़े लपटे हुए हैं। जी, एक सवाल मेरा राजनीतिक, आप राजनीति की चर्चा भी कर रहे हैं, हम आपसे जो सवाल कर रहे हैं उसमें ये बात भी उभर के सामने आ रही है कि राजनीतिक दल पहले शुचिता की तरफ ध्यान दें। मैंने ऐसा कई बार देखा है कि जो कुख्यात अपराधी होता है, इस समय भी ऐसे तमाम अपराधी हैं जो चुनकर, जनता जिन्हें चुनती है और वो संसद में पहुंच जाते हैं, विधानसभा में पहुंच जाते हैं। सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, पुलिस की अपनी जिम्मेदारी है, राजनीतिक दलों की अपनी जिम्मेदारी है, उन्हें वोट भी चाहिए, चुनाव भी लोगों को लड़वाना है, लेकिन जनता के लिए क्या संदेश है? जनता कितनी जिम्मेदार है? क्योंकि जनता भी ऐसे अपराधियों को चुनती है, ऐसे अपराधियों को वोट देती है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जी, पत्रकार बंधु वहां गए थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 250, 300, 500 व्यक्ति वहां बैठे थे। सबसे पूछा कि ये बताइए, आपने देखा, आपने कुछ सुना? सबने कहा, न मैंने कुछ देखा न मैंने सुना जी। और जब वोटिंग होती है तो एक तरफा वोट, ऐसा जैसे कोई बाढ़ या सुनामी आती है, एक तरफा चला जाता है। राजनीतिक दल चाहते हैं जिताऊ कैंडिडेट। जी, मैं इलेक्शन लड़ूंगा या आप इलेक्शन लड़ेंगे तो शायद जमानत जब्त होगी, नहीं जमानत शायद नहीं, पूरी तरीके से 100% जमानत जब्त होगी, क्योंकि हमारे पास वो धनबल बाहुबल नहीं है जो कि बाहुबलियों और अपराधियों के पास है। तो राजनीतिक पार्टियों की अनिवार्यता है कि जिताऊ कैंडिडेट। जिताऊ कौन है? विकास दुबे है, आप नहीं है, मैं नहीं हूं। जिताऊ कैंडिडेट विकास दुबे। राजनीतिक, अब जनता का क्या धर्म है? एक बार ये निर्णय ले ले जागरूक समाज, सिविल सोसाइटी, पत्रकार बंधु और एनजीओ कि इनके बारे में दुष्प्रचार, और संसद ने एक बार जो व्यवस्था होने वाली थी नहीं हो पाई। ये दुर्भाग्य है देश का कि जिनके ऊपर, राजनीतिक व्यक्तियों के ऊपर आपराधिक मामले हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएं और उस पर विचारण होकर के जल्द से जल्द फैसले आए, लेकिन वो भी जब तक राष्ट्रपति से उनको अभयदान न मिल जाए तब तक वो समझते हैं कि वो निर्दोष है। आईएएस आईपीएस में क्या है, एफआईआर अगर हो गई, जेल चले गए 24 घंटे, तो पहले आप नौकरी से बाहर जाइए, जब आप सुप्रीम कोर्ट से जीत गए तो दोबारा आ जाइएगा। यहां उल्टा है, जब तक आप राष्ट्रपति महोदय के द्वारा बरसी पिटीशन फैसला ना हो जाए तब तक आप छाती पे मूंग डालेंगे इस गरीब देश की जनता के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल, राजनीतिक पहलू तो है, लेकिन आखिरी सवाल एक आता है पुलिस का। पुलिस का मैं इसलिए बार-बार जिक्र कर रहा हूं क्योंकि जब अपराधी एक छोटा सा होता है, अगर उसको तभी सजा सही से हो जाए तो शायद वो बड़ा अपराधी ना बने। पब्लिक बार बार, जनता बार बार ये भी सवाल उठाती है कि स्थानीय लेवल पर, लोकल लेवल पर पुलिस, जो थाना होता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करता है। पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी वजह इसकी है। आप इसको स्वीकार करेंगे? मैं इसको स्वीकार ही नहीं करूंगा। भ्रष्टाचार तो बहुत छोटी बीमारी है। अगर आपके पास 30 सेकंड हो तो मैं और आगे बताऊं। नहीं, बिल्कुल बताएं जी। जो बौद्धिक भ्रष्टाचार है कि हम अगर भ्रष्ट थानाध्यक्ष, भ्रष्ट इंस्पेक्टर, भ्रष्ट डिप्टी एसपी का तबादला करना चाहें, विकास दुबे को ही ले लीजिए जी। सीओ ने 10 बार रिपोर्ट दी, कहा कुछ नहीं हुआ, वही सीओ मारा गया, विकास दुबे का कुछ नहीं हुआ।
आपने जब पुलिसिंग को खत्म कर दिया, पुलिसिंग वो होती थी, आज से 40 साल पहले पुलिसिंग होती थी कि बदमाश के घर में पकौड़ी बनी है या खिचड़ी बनी है, ये मुझे मालूम था जी। बदमाश की गर्लफ्रेंड्स कहाँ, ये मुझे मालूम था। बदमाश मंगल को दर्शन करता है नहीं करता, मुझे मालूम था, क्योंकि मुझे कोई मंजन वंजन नहीं बेचना है, मुझे उसके प्राण लेने हैं, और अगर प्राण लेने हैं तो उससे बारे में जानकारी मुझको उससे ज्यादा होनी चाहिए। पुलिसिंग इसको कहते हैं कि दिन में 3 बार निगरानी होती है, महीने में 2 बार, एक बार रात में, एक बार दिन में निगरानी होती है। उसकी जरिया आमदनी, दोस्त, अहबाब, मददगार सबकी सूची बनती है। थाने के 15 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो अपराधियों की पूरी लेखा जोखा रखते हैं। आज आप देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, क्रिमिनल इंटेलिजेंस नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भ्रष्ट और निकम्मे हैं उनका काम है अपने नेताओं के जाकर के उनकी चरण वंदना करना, पुलिसिंग करना उनका काम नहीं है। और जब उनके बारे में कहा जाता है कि नालायक है, इंस्पेक्शन नहीं हो रहे हैं, इंस्पेक्शन, परेड, ड्रिल, मुआयने और जो ये तो सब हो गया खत्म। यही पुलिस की संग बुनियाद है। जब यही सुपरस्ट्रक्चर पुलिसिंग का खत्म हो जाएगा तो कौन सी क्रिमिनल इंटेलिजेंस, कौन सी रेड, कौन से नाके, क्या आप करेंगे? जब आपके पास राइफल की जगह गुलेल है तो आप बिल्कुल, आप में बड़ी दयनीय स्थिति में पुलिसिंग यूं है, क्योंकि जो भ्रष्ट और निकम्मे हैं वो महत्वपूर्ण पदों पे हैं, उनको हटाने की जब आख्या दी जाती है उस पर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि वो पुलिसकर्मी भी उसी सिक्के के दूसरे पहलू हैं, जो कि एक पहलू विकास दुबे है, दूसरा पहलू वो भ्रष्ट थानाध्यक्ष है। जी बिल्कुल विक्रम सिंह जी, आपने हर मुद्दे पर हमसे खुल के बात की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये थे उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह जी, जो हमें बता रहे थे कि विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ वो केवल कोई एक इनकाउंटर नहीं है जिस पर सवाल उठे हों। देश में जब भी किसी राज्य में कोई इनकाउंटर होता है, पुलिस मुठभेड़ में कोई अपराधी, आतंकवादी या कुख्यात कोई सरगना मारा जाता है, तो इस प्रकार के सवाल उठते हैं। लेकिन क्या केवल दोष पुलिस का है? हमारी न्यायिक व्यवस्था कैसी है, उस पर भी विचार करने की जरूरत है। हमारा शासन तंत्र कैसे संरक्षण ऐसे अपराधियों को दे देता है, उस पर भी विचार करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, जो राजनीतिक दल हैं जो ऐसे अपराधियों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण देने का काम करते हैं, उनको लेकर भी सवाल है। और एक सवाल जनता का भी है, जो जनता ऐसे अपराधियों को वोट देती है। लिहाजा अपराध मुक्त समाज तभी बनेगा जब सभी मिलकर इस अपराधियों और अपराध के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में, इनसाइट में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।